For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 कहाँ पे किसको किसको एप्लीकेबल नहीं है। नॉन एप्लीकेबिलिटी जो कि कहाँ दिया गया है, सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट में दिया गया है। इसी एक्ट का ईपीएफ एंड एमपी एक्ट का सेक्शन 16 जो है उसमें दिया गया है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। तो उसमें जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंस्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट और एग्जम्पशन बाय नोटिफिकेशन लिखा गया है। इन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और उस पर क्यों अप्लाई नहीं होता है और कब वो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कब एलिजिबल हो जाता है कि उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल ना हो। तो द एस्टेब्लिशमेंट इज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मस्ट है कि वो रजिस्टर्ड हो अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इस एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड होना मस्ट है। इट एम्प्लॉयज लेस देन 50%, लेस देन 50% एम्प्लॉयड हो वहां पे। अगर सपोज करो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उसमें 50% से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट अप्लाई नहीं होगा? अप्लाई होगा, क्योंकि वहां पे मोर देन 50% पर्सन्स जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं। बट अगर लेस देन 50% रहेंगे तो फिर ठीक है, वो सेक्शन 16 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दिस आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर। विदाउट द एड ऑफ पावर, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये एक्ट ना लगे उसके लिए 3 कंडीशंस दिए गए हैं। एक तो उसको सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना मांगता है, लेस देन 50% एम्प्लॉयड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी अप्लाई नहीं करेगा ये एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। और वो विदाउट द एड ऑफ पावर काम करे, तभी ये एक्ट उस पर अप्लाई नहीं करेगा। मुझे यहाँ पे जगह चाहिए, जो कि जगह नहीं है मेरे पास, तो उसे मैं नीचे कर देता हूं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा। आप क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। अब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या है? एनी एस्टेब्लिशमेंट फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन। आप लोगों को बेसिकली सबको पता होगा कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग किसे कहते हैं। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, ऐसी अंडरटेकिंग, ऐसी कंपनी या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, उसे हम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कहते हैं। या फिर और अंडर the control of CG
या एसजी काम करे, वैसे अंडरटेकिंग को, वैसे एस्टेब्लिशमेंट को, कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और ओल्ड एज पेंशन। जो भी एम्प्लॉयज गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर काम करते हैं, द एम्प्लॉयज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड ओल्ड एज पेंशंस। इसके एम्प्लॉयज ऑलरेडी, इसके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑलरेडी अच्छे खासे बेनिफिट्स अवेल करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे बेनिफिट्स अवेल करते हैं ये लोग, कैसे बेनिफिट्स अवेल करते हैं। तो ये लोग कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाले सर्विस ये लोग को मिलता है। ओल्ड एज पेंशंस, गवर्नमेंट लोग को अच्छा खासा पैसा देता है पेंशन के नाम पे। ओल्ड एज पेंशंस, तो फिर इन लोगों को इस एक्ट के तहत आने का कोई ज़रूरत नहीं होता, इसलिए हम इन्हें एग्जेम्प्ट रखते हैं, क्योंकि इन्हें ऑलरेडी अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा होता है। इस एक्ट से एग्जेम्प्ट रखने का कारण यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंडरटेकिंग कंस्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट, एनी एस्टेब्लिशमेंट फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या कंडीशंस? इट हैज बीन सेट अप अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट। ये तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप लोगों को मालूम होगा हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ICAI और ICSI, ये आप कभी देखे होंगे अपने मटेरियल वगैरह या कहीं भी लिखा हुआ रहता है उसमें, सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप लोग सबको लोगों को पता है ये जो हमारा ICAI है वो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के तहत बना है, और ये द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के हिसाब से बनाया गया है। तो ऐसा कोई भी अंडरटेकिंग जो कि कंस्टिट्यूटेड है अंडर एनी एक्ट, किसी एक्ट के वजह से उसे बनाया गया है, एक्ट के तहत बना हुआ है, तो उसे भी हम EPF एंड MP एक्ट से एग्जेम्प्ट रखते हैं। उस पे भी ये EPF एंड MP एक्ट अप्लाई नहीं होता है। किस पे अप्लाई नहीं होता है? अंडरटेकिंग कंस्टिट्यूशन अंडर एन एक्ट। और आप अगर बेसिकली एक चीज देखिएगा तो ये लोग भी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जैसे लोग ही हैं, और इन्हें भी आप ये जो पॉइंट है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ ऊपर लिख के रखा हुआ है, ये पॉइंट को आप डू कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इन्हें भी ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए इन्हें EPF एक्ट और EPF एंड MP एक्ट के तहत आने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड या फिर ओल्ड एज पेंशंस, इनको भी दिया जाता है, इसलिए इनको हम लोगों को इसके तहत लाने का कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये आप तो भली भांति समझ रहे होगे, क्योंकि CG और SG जब चाहे अपने ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस कर दें, नोटिफिकेशन निकाल दे कि इन पे EPF एंड MP एक्ट अप्लाई नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहने का मतलब उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल सही। आगे देखते हैं। CG बाय नोटिफिकेशन इन OG, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। और कब तक के लिए? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया गवर्नमेंट, फॉर सच पीरियड
as may be mentioned in the notification और सीजी सेल कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन को भी कंसिडर कर सकता है। सीजी चाहे तो उसका एस्टेब्लिशमेंट का फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा। अगर फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं हो, तो उसे एग्जाम्प्ट कर देगा, उस पे अप्लाई नहीं करेगा ये एक्ट। पोजीशन और रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कब ये एक्ट किसी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कब नहीं होता है? जब सेक्शन 16 के तहत नॉन एप्लीकेबिलिटी के अंदर आता हो। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। लेस देन 50% एम्प्लॉयड होने चाहिए और विदाउट द एड ऑफ पावर काम करना चाहिए उस सोसाइटी को, तभी उस पर यह एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सीजीएसजी का अंडरटेकिंग है या उसके कंट्रोल में आता है, तो उसे तो उन लोगों को, उन एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, कंट्रीब्यूटरी पीएफ और ओल्ड एज पेंशन के जैसा। तो इसलिए उनको इस एक्ट के अंदर आने का जरूरत नहीं है। अंडरटेकिंग कंस्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट, जैसे हमारा आईसीएआई और आईसीएसआई, वो भी इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही है एक तरह से। इसलिए उनके एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे खासे बेनिफिट्स ऑलरेडी मिल रहे होते हैं। और लास्ट है एग्जाम्पशन बाय नोटिफिकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे नोटिफाई कर देगी किसी को भी ऑफिशियल गैजेट में, तो उसके बाद उस पर अप्लाई नहीं होगा ये एक्ट। और फॉर सच पीरियड एज मे बी मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन में उसका पीरियड भी मेंशन रहता है। और सीजी कभी कभी फाइनेंशियल पोजीशन या फिर रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी अंडरटेकिंग को, एस्टैब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। तो अभी हम लोगों ने ये देखा।